जय हिंद एंड वेलकम टू टोटल बीइंग्स। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी इससे पिछले वाले सेशन में पढ़ा था अपन ने। आज अपन पढ़ने वाले हैं यूनिफिकेशन ऑफ इटली। अच्छा, इटली के कॉन्टेक्स्ट में चार पांच चीज़ें ही इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहली तो कि यूनिफिकेशन से पहले इटली बहुत फ्रेगमेंटेड स्टेट में एग्जिस्ट करता था। फ्रेगमेंटेड से मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइडेड था। कुछ 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था ये। फॉर एग्जाम्पल, ये जो नदर्न पार्ट है इटली का, ये वाला, इसको कंट्रोल करते थे, इस पर रूल करते थे ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर के रूलर्स। ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर के बारे में अपन ने पढ़ा था द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप वाले चैप्टर में। ये सेंटर में ये जो पेपल स्टेट है, ये थी पोप के कंट्रोल में। किसके कंट्रोल में? पोप के कंट्रोल में। और सदर्न इटली में ये जो किंगडम ऑफ बोथ सिलिसियाज है, इसको कंट्रोल करते थे स्पेन के बर्बन किंग्स। ये बर्बन डायनेस्टी फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांस वाली बर्बन डायनेस्टी से अलग है। स्पेन के बर्बन किंग्स किंगडम ऑफ बोथ सिलिसियाज को कंट्रोल करते थे। और पूरे इटली में सार्डिनिया पीडमोंट नाम का ये रीजन, ये जो नॉर्थ में है, इकलौता ऐसा रीजन था जहां पे एक ऐसा राजा रूल करता था जो कि ओरिजिनली इटली से बिलोंग करता था। ये देखो लैंग्वेज, लाइक जर्मनी, इटली टू हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन। इटली डिवाइडेड था। इटालियंस वर स्कैटर्ड ओवर सेवरल डायनेस्टिक स्टेट्स। इटालियंस बहुत सारे डायनेस्टिक स्टेट्स में डिवाइडेड थे, एज वेल एज द मल्टीनेशनल हैब्सबर्ग एम्पायर। ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी में इटली की क्या सिचुएशन है? इटली वॉज डिवाइडेड इंटू 7 स्टेट्स। कितने स्टेट्स? 7 स्टेट्स। और इन 7 स्टेट्स में से सिर्फ एक सार्डिनिया पीडमोंट ऐसा स्टेट था विच वॉज रूल्ड बाय इटालियन प्रिंसली हाउस, जो कि एक ओरिजिनल इटली के राजा द्वारा रूल किया जाता था। इकलौता सार्डिनिया पीडमोंट। बाकी इसके अलावा द नॉर्थ वॉज अंडर ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग, ये अभी अभी अपन ने देखा है। द सेंटर वॉज रूल्ड बाय द पोप, पेपल स्टेट वाला रीजन। सदर्न रीजन्स वर अंडर द डोमिनेशन ऑफ बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन। इस सब की अपन ने बात की मैप में। अच्छा, पूरे यूरोप में जहाँ भी नेशंस बने, लैंग्वेज ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। जैसे फ्रांस में फ्रेंच ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, लेकिन इटली में ऐसा नहीं था। इटली का यूनिफिकेशन जब हुआ तब इटालियन कॉमन लैंग्वेज की तरह से कॉमन फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। इटालियन के बहुत सारे रीजनल और लोकल वेरिएशंस, बहुत सारे रीजनल डायलेक्ट्स बोले जाते थे। इवन द इटालियन लैंग्वेज हैड नॉट अक्वायर्ड वन कॉमन फॉर्म एंड स्टिल हैड मैनी रीजनल एंड लोकल वेरिएशंस। अच्छा, इटली के यूनिफिकेशन में 4 लोग बेहद इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले हैं मजिनी। मजिनी के बारे में अपने को पता है, इन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म की थी, यंग इटली। और यंग इटली का काम यही था कि रिवॉल्यूशनरीज को ट्रेन करना और नेशन बिल्डिंग, कि नेशन को किस तरह से बनाया जाए उसका मैसेज देना। मजिनी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दिया था यूनिफिकेशन ऑफ इटली का। इन्होंने लोगों को बोला यार कि हमें इटली को यूनिफाई करना है, इटली को एक नेशन में कन्वर्ट करना है। और अगर याद हो तो मजिनी ने एक सीक्रेट सोसाइटी ज्वाइन की थी, कार्बोनारी। और इस कार्बोनारी के थ्रू इन्होंने लिंगुरिया नाम की एक जगह पे रिवोल्ट भी अटेम्प्ट किया था, जो कि फेल हो गया था। मजिनी के बाद इंपॉर्टेंट आदमी है कैवोर, जो कि चीफ मिनिस्टर ऑफ सार्डिनिया पीडमोंट हैं। इनके बारे में भी अपन पढ़ेंगे। इसके बाद गैरीबाल्डी, बेहद इंपॉर्टेंट आदमी, इनके बारे में भी अपन पढ़ेंगे। और फाइनली इनका किंग, ये रहा विक्टर इमैनुअल II। देखो पहले मजिनी को देखते हैं। ड्यूरिंग द 1830s गिसिपी मजिनी हैड सॉट टू पुट टुगेदर अ कोहेरेंट प्रोग्राम फॉर यूनिटरी इटालियन रिपब्लिक। इन्होंने इटली के यूनिफिकेशन के लिए एक पूरा अच्छा सा प्लान बनाया था, प्रोग्राम बनाया था। और इसके लिए इन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी भी फॉर्म की थी, यंग इटली। रिवॉल्यूशंस अटेम्प्ट किए लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुए। और जब रिवॉल्यूशन सक्सेसफुल नहीं हुए तो फाइनली जिम्मेदारी आई विक्टर इमैनुअल II के कंधों पे इटली को यूनिफाई करने की। द फेलियर ऑफ रिवॉल्यूशनरी अपराइजिंग्स बोथ इन 1831 एंड 1848 meant that the mantle now fell on Sardinia Piedmont। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके कंधे पे आई? सार्डिनिया पीडमोंट के पे, जिसको कौन रूल करता था?
किंग विक्टर इमैनुअल सेकंड टू यूनिफाई द इटालियन स्टेट्स थ्रू वॉर। अच्छा, मजीनी के बाद एक उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये कि इटली के यूनिफिकेशन की ज़रूरत क्या थी। सबसे पहली चीज़ कि जो रूलिंग एलीट था, जो रईस आदमी था और जो रूल कर रहा था, उसको ये समझ में आ गया था कि अगर इटली को यूनिफाई किया जाएगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा और पॉलिटिकल डोमिनेंस भी बढ़ेगा। इन द आइज ऑफ रूलिंग एलीट्स ऑफ दिस रीजन, यूनाइटेड या यूनिफाइड इटली ऑफर्ड देन द पॉसिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डोमिनेंस। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया कैवोर ने। किसने? चीफ मिनिस्टर कैवोर ने। अच्छा, कैवोर ना तो रिवॉल्यूशनरी थे, ऐसा नहीं कि ये गोलीबारी बंदूक ले जाके बोले कि मैं इटली को यूनिफाई करूंगा, ना ये ट्रू सेंस में डेमोक्रेट थे। ये आदमी था पढ़ा लिखा रईस आदमी, एडुकेटेड इलीट। इलीट का मतलब रईस, रिच, एडुकेटेड पढ़ा लिखा आदमी था। इनफैक्ट इनको फ्रेंच बहुत अच्छी आती थी और इनका कम्युनिकेशन स्किल, इनका जो डिप्लोमेटिक स्टाइल था, इनका जो रिलेशनशिप्स बनाने का स्किल था, वो बहुत बेहतर था। तो इन्होंने क्या किया, बहुत स्मार्टली फ्रांस के साथ में दोस्ती की और फ्रांस से मदद मांगी ऑस्ट्रिया को हराने के लिए, और फ्रांस की हेल्प से इन्होंने ऑस्ट्रिया को हराया 1859 में। देखो, like many, Chief Minister Cavour, who led the movement to unify the regions of Italy, was neither a revolutionary nor a democrat. Like many other wealthy and educated members of the Italian elite, he spoke French much better than he did Italian. Important है, through a tactful diplomatic alliance, इनका जो बातचीत, कम्युनिकेशन, रिलेशनशिप बिल्डिंग का जो स्किल था, उसको यूज़ करके इन्होंने फ्रांस के साथ दोस्ती बनाई और सार्डिनिया पीडमोंट ने फ्रांस के साथ मिलके ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हराया 1859 में। अच्छा, इसके बाद आए गैरीबाल्डी। गैरीबाल्डी जो है वो रिवॉल्यूशनरी आदमी है। इनकी खुद की एक आर्मी होती थी जिसका नाम था रेड शर्ट्स। इंपॉर्टेंट है ये नाम, रेड शर्ट्स। और ये लड़ाई झगड़े बंदूक के थ्रू, रेड शर्ट्स के थ्रू, बंदूक के थ्रू ये इटली को यूनिफाई करना चाहते थे। कैवोर ने इनसे बातचीत की और बोला कि यार मैं भी इटली को यूनिफाई करना चाहता हूँ, आप भी इटली को यूनिफाई करना चाहते हो, क्यों ना हम एक दूसरे के साथ मिल जाएं और साथ मिल के काम करें। गैरीबाल्डी को बात पसंद आई और इनकी जो रेड शर्ट्स थी वो रेगुलर ट्रूप्स के साथ में, जो रेगुलर आर्मी थी सार्डिनिया पीडमोंट वगैरह की, उनके साथ मिल के साउथ में मार्च करती है, सदर्न इटली को जीतने का काम शुरू करती है। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर ट्रूप्स, अ लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड वॉलंटियर्स, जिनका नाम क्या है, जिनको अपन क्या बोलते हैं, रेड शर्ट्स, अंडर द लीडरशिप ऑफ गिसिपी गैरीबाल्डी ज्वाइन द फ्रे। 1860 में इन्होंने सदर्न इटली में, या फिर ये कहें कि किंगडम ऑफ टू सिलिशियास की तरफ मार्च करना, चलना शुरू किया और वहाँ इन्होंने लोकल पीजेंट्स की सपोर्ट मांगी। और जैसे जैसे लोकल पीजेंट्स इनके साथ आते गए, ये धीरे धीरे सदर्न स्टेट्स को अपने कब्जे में लेते गए। 1861 में विक्टर इमैनुअल सेकंड को इन्होंने यूनिफाइड इटली का राजा डिक्लेयर कर दिया। 1861 में विक्टर इमैनुअल सेकंड को इन्होंने यूनिफाइड इटली का राजा डिक्लेयर कर दिया। अच्छा, इटली में उस टाइम पे इलिटरेसी बहुत ज़्यादा थी। इलिटरेसी बहुत ज़्यादा थी, लोगों को पता ही नहीं था कि नेशनलिज्म, लिबरलिज्म ये तो छोड़ो, लोगों को कॉमन इटालियन लैंग्वेज भी नहीं थी। However, much of the Italian population, among whom rates of illiteracy were very high, remained blissfully unaware. इनको पता ही नहीं था कि लिबरल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी वगैरह क्या होती है। इनफैक्ट इस हद तक ये अनअवेयर थे कि जब यूनिफाई कर दिया गया इटली को, तो ये गैरीबाल्डी भाई साहब जब सदर्न इटली में गए तो इन्होंने बोला इटालिया इटालिया। वहाँ के लोगों को समझ में ही नहीं आया कि इटालिया क्या है। वहाँ के लोगों को लगा कि ये बोल रहे हैं ला टेलिया, और ला टेलिया उनके हिसाब से कौन थी, विक्टर इमैनुअल की बीवी। इनको लगा उसकी कोई बीवी या रानी है जिसको ये छुपा के रखता, सुंदर होगी। उनको समझ में नहीं आया कि इटालिया क्या है। अच्छा, एक छोटा सा पैसेज है गिसिपी गैरीबाल्डी पे, बुक में दिया हुआ है। इटली के फ्रीडम फाइटर थे, रिवॉल्यूशनरी आदमी थे। अच्छा, ये इनका जो फैमिली थी, इनकी फैमिली
काम करती थी कोस्टल ट्रेड वगैरह का, कोस्टल ट्रेड वगैरह में इन्वॉल्व थी, और ये खुद एक सेलर थे मर्चेंट नेवी में। 1833 में इन्होंने मजिनी की यंग इटली मूवमेंट को ज्वाइन किया और एक रिपब्लिकन अपराइजिंग हुई, एक रिपब्लिकन रिवोल्ट हुआ पीडमोंट में इन 1834, उसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया। ये जो अपराइजिंग है इसको सप्रेस कर दिया गया, इसको दबा दिया गया और गैरीबाल्डी उड़ गए। गैरीबाल्डी भाग गए कहाँ? साउथ अमेरिका में, और वहाँ रही ये 1848 तक। 1854 में इन्होंने विक्टर इमैनुअल सेकंड को सपोर्ट किया टू यूनिफाई द इटालियन स्टेट्स। 1860 में अभी अभी अपन पढ़ के आए कि इन्होंने एक एक्सपेडिशन ऑफ द थाउजेंड्स टू द साउथ इटली लेकर गई, हज़ारों की संख्या में ये लोग गए साउथ इटली की तरफ, इन्होंने मार्च किया और वहाँ फिर इनकी जो आर्मी है, आर्म्ड वॉलंटियर्स की जो आर्मी है, रेड शर्ट्स, उसकी हेल्प से इन्होंने पूरे सदर्न इटली पे कब्जा किया। इनफैक्ट ये जो पेपल स्टेट वाला रीजन है जिसको पोप कंट्रोल करता था, इसने बीच में हालांकि सरेंडर कर दिया था, लेकिन फिर 1867 में यहाँ पे जो फ्रेंच गैरिसन था, गैरिसन का मतलब एक छोटी सी आर्मी जो कि किसी एरिया के प्रोटेक्शन के लिए रखी जाती है, तो फ्रेंच की आर्मी थी वहाँ पे। उस फ्रेंच के गैरिसन ने सोचा कि यार हम इस पेपल स्टेट्स पे कब्जा कर लेते हैं, लेकिन ये जो फ्रेंच गैरिसन है ये मुकाबला नहीं कर पाया रेड शर्ट्स का, और रेड शर्ट्स ने इसको फाइनली हरा दिया और 1870 में पूरी तरह से इटली जो है वो कंट्रोल में आ गया, विक्टर इमैनुअल सेकंड के में पूरी तरह से यूनिफाई हो गया। ये था इटली का यूनिफिकेशन। इसके बाद ब्रिटेन का स्ट्रगल है वो देखेंगे, बट आज के लिए इतना ही। यहाँ तक और इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट। बाकी बस अपना ध्यान रखो, माता पिता का ध्यान रखो। थैंक यू वेरी मच।